जी आप तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है? गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। और ये देखिए डेली क्लास आपकी चलती है सुबह 11 बजे। यहाँ पर टॉप 50 प्रश्नों की सीरीज चल रही है, जीके जीएस की। आरओ या किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी। चलिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए। एक बार वॉइस चेक कर लीजिए, वॉइस क्लियर है? चलिए वॉइस क्लियर आ रही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, फर्स्ट नंबर आपसे पूछा गया है कि संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को जो राष्ट्रीय राजधानी है, आप जानते हैं अपने देश की जो राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली है, और यहाँ पर जो इसका क्षेत्र दिया गया था राजधानी को, आपको बताना है कब दिया गया था। हाँ ये दोस्तों आपका दिया गया था, याद रखिएगा, 69वां संविधान संशोधन 1991 में आया था, ये 1991 में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बताना, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। देखिए सिक्किम जो है भारत का राज्य जो बना था, 22वां जो राज्य बना था आपका, वो सिक्किम ही बना था। सिक्किम पहले एक देश हुआ करता था, ठीक है ना, पहले क्या था, एक देश था अपने आप में। 22वां संविधान, ये जो 22वां जो आपका जो राज्य बनता है वो आपका सिक्किम ही बनता है। लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, एक आपका है 36वां संविधान संशोधन है, एक आपका 35वां संविधान संशोधन है। 35वें संविधान संशोधन में क्या था, ये सह राज्य बना था, यानी पूर्ण तरीके से आपका सिक्किम जो है राज्य नहीं बना था, सह राज्य बना था। लेकिन ये आपका भी आपका 36वां संविधान संशोधन आपका होता है 36वां, उसमें आपका सिक्किम का जो है पूरी तरीके से राज्य का दर्जा दिया जाता है, वो राज्य आपका बनता है 22वां नंबर का। तो याद रखिएगा 35वां और 36वां में कन्फ्यूज नहीं होना है। 36वां संविधान के द्वारा, और ये 36वां संविधान संशोधन आपका 1975 में आया था, याद रखिएगा 1975 में था। और 35वां जो आपका था ये 1974 में था, ये 1974 में था। तो यहाँ पर तो बोला गया राज्य बनाया गया है, तो एक सह राज्य 36वां ऑप्शन नहीं दिया गया है। 36वां दिया होता तो फिर उसी लगाते, है ना। अब सह राज्य बनाया गया तो यही वाला ऑप्शन लगाएंगे। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन है किस वर्ष किया गया था? हाँ यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या होगा, 36वां। यहाँ पर भाषाई आधार पर, देखिए भाषाई आधार पर आपको पता होगा ये जो आपका है 1956, हाँ बिल्कुल सही है, 1956 में आपका किया गया था। और इस तरीके से जो आंध्र प्रदेश है आपका, हाँ आंध्र प्रदेश जो है इसका पृथक राज्य के रूप में आपका 1953 में हुआ था ना आपका, लेकिन पुनर्गठन आपका 1956 में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न है, किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति जो संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी हैं। अब संवैधानिक प्राधिकारी आपका यहाँ पर आपको बताना है, तो यहाँ पर संसद तो आपका करता ही है, और संसद के भी एक अभिन्न अंग आपके राष्ट्रपति भी होते हैं, है ना। तो संसद वाला ऑप्शन तो नहीं दिया है, तो आपको भारत का राष्ट्रपति वाला लगाना होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। आर्टिकल नंबर ये 341 के में बताया गया है, 341 के फर्स्ट में, कि राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है, निम्न क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? हाँ यहाँ पर बताना है, राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है किस क्षेत्रों में? तो ये क्षेत्र आपका है, याद रखिएगा, नागरिकों की शिकायत, है ना। भारत के नागरिक होते हैं, राज्य से आपका नियंत्रण नहीं होगा। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? हाँ देखिए, निवासी तो राज्य से संबंधित होता है, लेकिन जब नागरिक की बात करते हैं तो अपने देश की बात होती है, और देश की जब बात होगी तो उसमें केंद्र सरकार का रोल होगा। इसलिए आंसर आपका ए नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। देखिए पंचायती राज व्यवस्था आपने पढ़ा होगा बलवंत राय मेहता वाली समिति में, और यहाँ पर इन्होंने त्रिस्तरीय प्रणाली बताया था। और इसमें याद रखिएगा 3 स्तरीय में आपका ग्राम पंचायत होता है, लास्ट में जिला परिषद इससे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है, और बीच में आता है आपका क्षेत्र पंचायत, इसी को ब्लॉक समिति भी कहते हैं। तो ये जो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ये जिला परिषद, ये तीनों याद रखिएगा, ये आपका मिडिल होता है। जैसे आपने देखा हो गांव होता है, गांव के बाद आप ब्लॉक वगैरह नहीं होता, वो गांव से थोड़ा बड़ा होता है, और सबसे बड़ा क्या होता है? जिला परिषद होता है। ये ग्राम स्तर पे आपके 3 स्तरीय प्रणाली है जो कि अपने इंडिया में ही चलती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे बताना, संविधान का जो 52वां संविधान संशोधन है ये किससे संबंधित है? देखिए 52वां संविधान संशोधन आपका आया था 1985 में आया था, और ये जो आपका है ना, ये राजनीतिक पार्टियों संबंधित है, दल बदल से संबंधित है, जो लोग पार्टियां बदल लेते हैं, है ना, दल बदल से होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। और ये एक बार ये भी प्रश्न पूछा गया था कि दल बदल जो है ये किस अनुसूची संबंधित है? आपके संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, 12 में से जो 10वीं अनुसूची है ना, 10वीं अनुसूची आपकी है वो दल बदल से ही संबंधित है ना। अनुसूची की बात करेंगे तो 10वीं अनुसूची में दल बदल आपका बताया गया है।
निम्नलिखित में से दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी, क्या किया था आपको बताना है। दिनेश गोस्वामी समिति ने जो सिफारिश किया था वो किया था आपका लोकसभा में चुनाव के सरकारी निधियन की। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर राइट आंसर आपका होगा कि संविधान संशोधन के द्वारा मतदाताओं की जो उम्र है 21 से घटाकर 18 कर दी गई। कई बार बता चुके हैं, ये आपका 1989 में होता है ना। 1989 में कौन संविधान संशोधन होता है, 61वां संविधान संशोधन आता है 1989 में, और यहाँ पर जो उम्र होती है वो डालने की वो 21 से घटाकर 18 आपकी कर दी जाती है। यहाँ पर आपको बताना है निम्न में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। संघ राज्य संबंध से संबंधित आपका नहीं है, आपको बताना है। सरकारी आयोग है, राजमन्नार आयोग है, इंद्रजीत गुप्ता समिति है और पुंछी आयोग है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो आपका ये इंद्रजीत गुप्ता समिति है ना, ये वाला आपका समिति आपका संबंधित नहीं है, याद रखिएगा। ये जो आपका था ना, ये आपका जो आपकी समिति बनाई गई थी, ये बनाया गया था आपका चुनाव सुधार संबंधित था आपका, ठीक है ना। राज्य और संघ से संबंधित जो आपका है ये सब हैं, बट ये चुनाव संबंधित था, तो इंद्रजीत गुप्ता समिति आपका नहीं होगा। यहाँ पर आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जानते हैं आप, इसको बोलते हैं सीबीआई बोलते हैं, क्या बोलते हैं सीबीआई, ठीक है ना। केंद्रीय सतर्कता आयोग इसको क्या बोलते हैं, इसको सीबीसी बोलते हैं। भ्रष्टाचार निरोधक कानून हो गया। प्रवर्तन निदेशालय का आए दिन आप लोग खबरों में सुनते होंगे, ईडी आ गई है ना, ईडी ने छापा मारा, तो ईडी वगैरह देखा होगा, इनकम टैक्स ईडी ये सब सुने होंगे। तो प्रवर्तन निदेशालय को ईडी कहते हैं, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को आप सीबीआई के नाम से जानते हैं, और केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है इसको सीबीसी कहते हैं, और भ्रष्टाचार निरोधक कानून और प्रवर्तन निदेशालय, इनके आपके स्थापना वर्ष दिए गए हैं। आपको बताना इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आप अगर देखेंगे, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे, तो ये जो सीबीआई की स्थापना 1963 में हुई थी, बात सही है। सीबीसी की 1964 में हुई थी। भ्रष्टाचार निरोधक कानून की स्थापना 1988 में होती है, और 1956 में आपकी होती है ईडी की। तो देखा जाए तो सारे के सारे विकल्प सुमेलित हैं, है ना। इसमें आपका जो है, इसमें प्रश्न क्या है पूछा गया नहीं है, तो ये प्रश्न आपका गलत है। इसमें सारे के सारे आपके सही दिए गए हैं, तो इसमें आपका कोई भी ऑप्शन आपका नहीं होगा जो हम आंसर बता सकें कि सही सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न को आप देख लीजिए, गलत है आपका ये। चलो आगे बढ़ते हैं। कोको स्टेट निम्नलिखित में से किन दो द्वीपों को अलग करता है ना। यहाँ पर आपको बताना है कोको स्टेट जो है निम्नलिखित में से किन दो द्वीपों को अलग करता है। याद रखिएगा, ये जो आपका अलग करता है ये आपका कोको द्वीप समूह को उत्तरी अंडमान से करता है। आपने देखा होगा 10 डिग्री जो चैनल है ना, वो अंडमान निकोबार को अलग करता है, ठीक है ना। तो कोको द्वीप समूह को उत्तरी अंडमान से। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर राइट आंसर आपका है। यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है। ग्रैंड चैनल की बात करेंगे, निकोबार सुमात्रा के मध्य, यह बात तो सही है। 8 डिग्री चैनल की बात करेंगे, ये आपका जो लिखा हुआ है ना कोको द्वीप समूह व मिनिकाय के मध्य। देखिए मिनिकाय तो होता है, साथ में कोको द्वीप समूह नहीं होता। यहाँ पर होना चाहिए था मालदीव होना चाहिए था। क्या होना चाहिए, मालदीव। मालदीव यहाँ नहीं लिखा है, तो याद रखिएगा मालदीव और मिनिकाय के मध्य जो चैनल आपका है वो 8 डिग्री का होता है। वो कितना होता है, 8 डिग्री का होता है। 9 डिग्री चैनल की बात करेंगे, मिनिकाय और लक्षद्वीप के मध्य है। अंडमान निकोबार वाला तो आपको बता ही दिया है, 10 डिग्री है। पाक स्टेट वाला जो पाक जल डमरू मध्य कहते हैं ना पाक को, ये तमिलनाडु श्रीलंका के मध्य, ये अच्छा पाक स्टेट है ये, वो तो भारत श्रीलंका के मध्य होता है आपका पाक जल डमरू मध्य आपका। ये पाक स्टेट की बात हो रही, तो तमिलनाडु और श्रीलंका। तमिलनाडु एक तरीके भारत में तो आता है, तो ये भी आप भारत में ही कह सकते हैं, भारत श्रीलंका के मध्य। तो ये सब तो आपके सुमेलित ही हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर आपका सुमेलित नहीं था। अब अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे बताना है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित दर्रा कौन सा है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित दर्रा आपको बताना है। माना दर्रा है आपका, बनिहाल दर्रा है, सिपकिला दर्रा है, जोजिला दर्रा है। तो देखिए बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित दर्रा है, याद रखेंगे। यहाँ पर आंसर क्या होगा, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित दर्रा कौन सा, बनिहाल दर्रा। कौन सा है, बनिहाल दर्रा जो आपका है ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आपका स्थित है। देखिए जोजिला जो है आपके जास्कर श्रेणी में है, माना दर्रा आपका उत्तराखंड में, सिपकिला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। तो आंसर आपका बनिहाल दर्रा आपका होगा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आपका स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है आपका, निम्नलिखित दर्रों का उत्तर से दक्षिण क्रम बताना है। उत्तर से दक्षिण क्रम बताना है, तो याद रखिएगा ये कई बार प्रश्न पूछा भी जा रहा है, उत्तर से दक्षिण क्रम का दर्रों का क्रम बताना है। तो देखिए उत्तर दक्षिण की तरफ चलेंगे तो पहले मिलेगा थाल घाट, फिर भोर घाट, फिर पाल घाट, फिर सेनकोटा। ये क्रम याद रखिएगा, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोटा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित चट्टानों में से किन में जीवाश्म में नहीं पाए जाते हैं। किन में जीवाश्म में नहीं पाए जाते आपको बताना है। 16 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए 16 नंबर में यहाँ पर पहला विकल्प आपका लिखा हुआ है आर्कियन क्रम की चट्टानों में। आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं
है ना, वहां पर तो नहीं पाया जाता। अब हाँ, मतलब जीवाश्म होता ही नहीं वहां पे। आर्कियन क्रम हो गया, धारवाड़ क्रम हो गया, वहां पे चट्टानों में आपको जीवाश्म देखने को नहीं मिलेंगे। अगला प्रश्न है आपका धारवाड़, इसमें भी नहीं मिलेंगे, धारवाड़ में भी नहीं मिलते, आर्कियन में भी नहीं मिलते हैं। ये जो कुडप्पा क्रम की चट्टानें, इसमें आपको देखने को मिलेगा, क्वाटरनरी क्रम की चट्टानों में भी देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पर बोला गया है किसमें नहीं पाए जाते, किसमें नहीं पाए जाते हैं, यानी आंसर आपको बी नंबर लॉक करना होगा, फर्स्ट और सेकेंड। आर्कियन और धारवाड़ जो क्रम की चट्टानें यहाँ पर आपके नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से किसमें सभी प्रमुख धात्विक खनिज पाए जाते हैं, किसमें सभी प्रमुख जो है धात्विक खनिज पाए जाते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, कुडप्पा क्रम की चट्टानों में, या विंध्यन क्रम की चट्टानों में, या गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। तो यहाँ पर 17 नंबर का जो जवाब आपका होगा धारवाड़। धारवाड़ जो क्रम की चट्टानें होती हैं उनमें धात्विक खनिज आपके पाए जाते हैं। याद रखिएगा आंसर आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका ए नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। यहाँ पर आपको बताना निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की दिशा में सही क्रम बताना है। पूर्व से पश्चिम की दिशा में सही क्रम आपको बताना है। पर्वत श्रेणियां आपकी दी गई है, तो पर्वत श्रेणियों में बात करेंगे तो पहले आपका मैकाल पहाड़ी है, फिर महादेव पहाड़ी है, और फिर राज पीपला पहाड़ी। ये भी क्रम याद रखिएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत श्रेणियों की क्रम है आपका, दिशा है आपकी मैकाल पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और राज पीपला पहाड़ी। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है रबर महागुनी आबनू सिनकोना आदि वृक्ष उदाहरण है, किस उदाहरण है आपको बताना है। 19 नंबर। हाँ ये देखिए आपके जो है ना, ये कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया, रबर महागोनी आबनो सिनकोना, ये दोस्तों याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के उदाहरण है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित मिट्टियों में से क्षारीय गुण वाली मृदा है। देखिए क्षारीय गुण वाली मृदा आपसे पूछा गया है, यहाँ पे आंसर क्या होगा, मृदा यानी मिट्टी होता है। और 20 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है क्षारीय गुण वाली जो मृदा आपकी है ना, वो आपकी मरुस्थलीय मृदा है। कौन सी है, मरुस्थलीय मृदा है, याद रखिएगा, है ना, मरुस्थलीय मृदा यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये 21 नंबर जो प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। दक्षिण गंगा किस नदी को कहते हैं। देखिए इसमें 2 प्रश्न आपके बनते हैं, और कई बार काफी लोग पढ़ने के बाद कंफ्यूज भी रहते हैं एग्जाम में कि इसमें आंसर क्या मारे। देखो एक प्रश्न आपसे पूछेगा दक्षिण भारत की गंगा, समझ लीजिए ध्यान से, दक्षिण भारत की गंगा पूछेगा। एक प्रश्न आपका पूछेगा दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है, दक्षिण भारत गंगा किस नदी कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा कहेगा। और दूसरा प्रश्न बनेगा दक्षिण की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिण गंगा दोनों में डिफरेंस है। इस चीज को आप समझ लीजिए, काफी कंफ्यूजन भरा प्रश्न है। जब हम बात करेंगे दक्षिण भारत की गंगा की बात करेंगे तो आपका नदी होगा कावेरी। कौन सी नदी लगाएंगे, कावेरी। जब दक्षिण भारत की गंगा की बात करेंगे, दक्षिण भारत की गंगा की बात करेंगे तो कावेरी लगा के आइएगा। लेकिन अगर दक्षिण गंगा कहेगा तो फिर गोदावरी लगा के आना है। तो आंसर यहाँ पे आपका ए नंबर सही होगा। दक्षिण की गंगा कहेगा गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा कहेगा तो कावेरी। ये प्रश्न बहुत कंफ्यूज करता है एग्जाम में, ठीक है ना, दोनों चीजों को समझ लीजिए। दक्षिण की गंगा कहेगा गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा कहेगा तो कावेरी। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ पश्चिम बिहार है, एक तरफ आपका स्थान दिया गया है, तो आप यहाँ पर बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है केवला घाना पश्चिम बिहार आपका भरतपुर राजस्थान, ये तो आपका सुमेलित है। केवला घाना पश्चिम बिहार कहाँ पर है आपका, ये भरतपुर राजस्थान में पड़ता है। अगला प्रश्न आपका है रंगा थिट्टू पश्चिम बिहार। इसकी अगर हम बात करेंगे रंगा थिट्टू पश्चिम बिहार, ये मांड्या कर्नाटक में पड़ता है। यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है थाटेकड़ केरल में, केरल में भाई नहीं है, ये कर्नाटक में है आपका। कहाँ पर है, ये कर्नाटक राज्य में है, ये कर्नाटक राज्य में है आपका रंगा थिट्टू पश्चिम बिहार। वेदांत, अब देखो एक तो हमें मिल ही गया ना, ये मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब यही वाला आंसर सही कर देंगे, बाकी सब आपके मैचिंग करेंगे। वेदांतंगल पश्चिम बिहार, ये भी आपका तमिलनाडु में, ये तो सही है। नेलापट्टू नेल्लोर आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये तो सब सही थे आपके। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से खरीफ की फसल क्या है। देखिए खरीफ की फसल आपकी जो है ना जून और जुलाई में बोई जाती है। ये महीना इस समय जून जुलाई बारिश टाइम पे ही आपकी होती है ना, ये जून जुलाई पे बोई जाती है। अब खरीफ की फसल में देखिए, खरीफ की फसल में देखिए चना गेहूं मटर, ये तो सब आपके रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं, ये सब रबी के फसल के अंतर्गत आते हैं। कपासी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। रबी की फसल में गेहूं चना मटर जौ सरसों राई सब आते हैं। और अगर हम बात करते हैं इस समय जो आपका ये क्या कहते हैं खरीफ की फसल आती है ना, इसमें आपने देखा होगा चावल हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया,
जूट हो गया, तम्बाकू हो गया, मूंगफली हो गया, ये सब आपके आते हैं। ये सब किसमें आते हैं? खरीफ की फसल के अंतर्गत आपके आते हैं। अगला प्रश्न है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? अब ये जो प्रश्न है ये कई बार पूछा जाता है। इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, है ना, बोरू भीरू राज दुबे। याद रखिएगा, बोरू भीरू राज दुबे, ये ट्रिक है। अब इसे आप देख सकते हैं। बोकारो की बात करेंगे रूस, भिलाई की बात करेंगे रूस, राउरकेला की बात करेंगे जर्मनी, और दुर्गापुर की बात करेंगे ब्रिटेन। अब यहाँ पर दुर्गापुर पूछा है तो कन्फर्म है ब्रिटेन वाला मार देना होगा, है ना। तो इस तरीके से आराम से याद कर सकते हैं। बोरू भीरू राज दुबे के नाम से ट्रिक है, आपका गलत नहीं होगा। बोकारो पूछेगा बोकारो बोकारो तो रूस, भिलाई पूछेगा तो रूस, और राउरकेला पूछेगा जर्मनी, और यहाँ पर आपका दुर्गापुर पूछेगा तो ब्रिटेन। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपको बताना, निम्नलिखित में से शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? 25 नंबर का आपको जवाब देना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल यहाँ पर कौन सा होगा आपको बताना है 25 नंबर में। तो 25 नंबर का यहाँ पर जिनका भी जवाब आ रहा है ना, पैटागोनिया मरुस्थल, 25 नंबर का आपका ए नंबर यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। पैटागोनिया मरुस्थल क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है आपका। निम्नलिखित घास के मैदान सूची फर्स्ट को उनकी स्थिति को सूची सेकंड से मेल करें और सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ घास के मैदान है, दूसरी तरफ आपकी स्थितियां दी गई हैं। प्रेयरी घास के मैदान है, पंपास है, स्टेपीज है, वेल्ड है ना। इनको आपको क्या करना है दोस्तों? आपको क्या करना है? मिलान करना है, ठीक है ना। मिलान करिए और बताइए आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए, प्रेरीज की बात करेंगे, पंपास की बात करेंगे, वेल्ड, है ना। बताइए इनका क्रम बताइए। वेल्ड तो आपका कहाँ पे? चौथे का तीसरा। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में है ना आपका। हाँ, वेल्ड आपका क्या दक्षिण अफ्रीका में, तो ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर डी का तीसरा होगा, और डी का तीसरा सिर्फ देखो एक ही विकल्प में है, वो है ऑप्शन नंबर बी। वो क्या है? ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर, बिल्कुल प्रेरी उत्तरी अमेरिका। हाँ, बात सही है, सब सही है आपके। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से स्थलबद्ध देश कौन सा है? स्थलबद्ध देश की बात करेंगे, अंगोला, केन्या, चाड और सेनेगल लिखा हुआ है। तो स्थलबद्ध देश की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका चाड क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए, राजधानियां दी गई हैं, जार्डन है, किर्गिस्तान है, मंगोलिया है और यमन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो 28 नंबर का जवाब आपको दिख ही गया होगा। यमन की दोस्तों राजधानी क्या है आपकी? सनाइया है ना। यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया है ये आपका क्या है? ये आपका लास्ट विकल्प देखिए, यमन की राजधानी दुशान्बे नहीं है, सनाइया है, यही गलत है। बाकी जार्डन की अम्मान है, किर्गिस्तान की बिश्केक है, मंगोलिया की आपकी उलन बटोर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित नहीं है? कौन सा अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित नहीं है आपको बताना है। तो देखिए, अफ्रीकी महाद्वीप में आपका कौन सा स्थित नहीं है? गैबन, गिनी और गिनी बिसाऊ, ये तो आपके हैं। लेकिन जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर गुयाना जो है ना, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, ये अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है गुयाना, ठीक है ना। गुयाना जो है आपका, ये आपका अमेरिकी महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में, इसलिए आंसर आपका डी नंबर होगा। ओनगे जनजाति पाई जाती है, आपको बताना है। ओनगे जनजाति जो है ये पाई जाती है कहाँ पर पाई जाती है? फिलीपींस की राजधानी मनीला है आपकी, ठीक है। 30 नंबर बताइए क्या होगा? हाँ, 30 नंबर का आपका यहाँ पर बताया जा रहा है अंडमान द्वीप समूह, बिल्कुल सही बात है। हाँ, अंडमान द्वीप में ये पाई जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपको 31 नंबर बताना है। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है आपका हैदराबाद में स्थित है। आंध्र प्रदेश की राजधानी पहले हैदराबाद हुआ करती थी, अब ये तेलंगाना की है। तेलंगाना जो आपका नया राज्य बन गया 2014 में, है ना। तो अब आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती और तेलंगाना की राजधानी आप कहेंगे हैदराबाद है। अगला प्रश्न है, ब्राजील के कहवा बागानों को क्या कहा जाता है? 32 नंबर में आपको बताना है। ब्राजील के कहवा बागानों को याद रखिएगा फजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फजेंडा। ब्राजील के कहवा बागानों क्या कहा जाता है? फजेंडा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्वसनीय प्रतिभूतियों से क्या तात्पर्य है आपको बताना है। विश्वसनीय प्रतिभूतियों से तात्पर्य आपको बताना है। राइट आंसर बताइए क्या होगा, है ना। यहाँ पर आपको बताना है 33 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। और 33 नंबर का यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है, ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो,
33 नंबर का यहाँ पर आपका क्या होगा, डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। 33 नंबर का डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। निम्नलिखित कथनों पे बताइए कौन सा कथन आपका असत्य है, कौन सा कथन आपका असत्य है। यहाँ पर 34 नंबर में आपको बताना है, लिखा हुआ है विदेशों से शुद्ध आय संबंधी आंकड़े रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तैयार करता है। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं पूर्व सोवियत संघ के नियोजन पद्धति से प्रेरित हैं। हाँ ना, ये देखो 34 में आप देखेंगे पंचवर्षीय योजनाएं तो आपकी बंद हो गई हैं। 12 पंचवर्षीय योजना आपकी हुई थी 2012-2070, ये आपका रसिया से ही आपका था, सोवियत संघ से संबंधित था। ये तो आपका पंचवर्षीय जगह नीति आयोग आ गया, ये तो सही है आपका, रसिया से लिया गया। विदेशों शुद्ध आय आंकड़े संबंधी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तैयार करता है, ये भी देखा जाए तो सही आपका दिया गया है। ब्रिटिश सरकार ने 1944 में नियोजन एवं विकास विभाग की स्थापना किया था, जिसके अध्यक्ष सर आर देसी दलाल थे, तो ये भी तो आपका सही दिया है। अब लास्ट बचा है, यही वाला गलत होगा। दादा भाई नौरोजी को लिखा है भारत के आधुनिक नियोजन का प्रणेता कहा जाता है ना। देखिए भारत में आर्थिक नियोजन का यहाँ पर अगर हम बात करेंगे प्रणेता कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका, यहाँ पर आपका दादा भाई नौरोजी को नहीं कहा जाता है, यहाँ पर आपका कहा जाता है विश्वेश्वरैया कहा जाता है ना, विश्वेश्वरैया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित कथनों पे से कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है, कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है। राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए 35 नंबर में आपका लिखा हुआ है, भारत में वर्ष 1965 में कांडला में सर्वप्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित हुआ। दूसरा विकल्प है, भारत में सेज अधिनियम 1 अप्रैल 2005 से प्रभावी हुआ। देखिए भारत में पहली बात तो जो सेज होता है ना, विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है, इसको शॉर्टकट बोलते हैं सेज, इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है सेज का, SEZ होता है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसकी जो घोषणा की गई थी आपकी, क्या कब की गई थी आपकी, 2000 में किया गया था घोषणा, ठीक है ना। और ये जो प्रभावी आपका हुआ था, ये दोस्तों जो प्रभावित आपका हुआ था ये 2006 से हुआ था। देखिए अधिनियम तो आपका पहले घोषणा की जाती है, फिर अधिनियम आपका 2005 में आता है। देखिए सेज के बारे में अच्छे समझ लीजिए, घोषणा तो आपकी 2000 में कर दी जाती है, सन 2000 में, लेकिन इसका जो अधिनियम आता है 2005 में आता है, अधिनियम 2005 में आता है। और जो प्रभावी होता है, लागू होता है, वो आपका 2006 में होता है, वो लागू होता है 2006 में। इसलिए आंसर जो आपका बी नंबर है आपका रॉन्ग दिया गया है। बाकी सारे विकल्प आपके सही होंगे, यही वाला आपका मिल गया है, बाकी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। बाकी सारे विकल्प आपके क्या हैं, सही आपके दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आपको बताना है, बैंकिंग लोकपाल योजना का शुभारंभ हुआ, बैंकिंग जो लोकपाल है इस योजना का जो शुभारंभ हुआ कब हुआ। 36 नंबर में अगर हम बात करेंगे, बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता सुधार हेतु व उनके विरुद्ध शिकायतों के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से 14 जून 1995 को बैंकिंग लोकपाल योजना पूरे देश में लागू किया गया। आंसर आपका यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। जब कुल उत्पाद स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन क्या होगा। देखिए जब कुल उत्पाद अगर स्थिर है तो सीमांत उत्पादन उस समय उस स्थिति में क्या होता है, शून्य होता है। निम्नलिखित कथनों पे बताइए कौन सा कथन आपका सही नहीं है। आयात की प्रक्रिया इंडेंट से प्रारंभ होती है। साख पत्र आयातकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। एंटी पोर्ट व्यापार पुनः निर्यात के लिए मंगाई गई वस्तुओं के संदर्भ में होता है। ड्यूटी ड्रॉप बैक से आशय निर्यातकों को निर्यात शुल्क की वापसी से है। 38 की अगर हम बात करेंगे तो आंसर आपका यहाँ पर होगा, ये तो आपका सही है ना। बोला गया कौन सा सही नहीं है। आयात की प्रक्रिया इंडेंट से प्रारंभ होती है। साख पत्र आयातकर्ता के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। लेटर ऑफ क्रेडिट, ये भी सही है। एंटी पोर्ट व्यापार पुनः निर्यात के लिए मंगाई गई वस्तुओं के संदर्भ में होता है, ये भी सही है। बट ये जो ऑप्शन नंबर आपका डी लिखा हुआ है, ड्यूटी ड्रॉप बैक से आशय निर्यातकों को निर्यात शुल्क की वापसी से है, ये आपका ऑप्शन सही नहीं है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है ना, अवमूल्यन का सहारा लेता है व्यापार शेष को सुधारने हेतु, है ना, व्यापार शेष को सुधारने हेतु, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर वाला विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन आपका असत्य है। कौन सा कथन असत्य है। लिखा है भारत में छिपी हुई बेरोजगारी के लक्षण मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्र में हैं। यहाँ पर आपको बताना है 40 नंबर में क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपसे असत्य वाला पूछा गया, छिपी हुई बेरोजगारी के लक्षण मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्र में, बात सही है। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्यतः कृषि व ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है, ये वाला हमने बहुत बार बताया है। जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है वो आपको कृषि व ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलेगी, ये भी बात आपकी सही है। और चक्रीय निर्धन अधिकांश समय धनी रहते हैं। चक्रीय निर्धन, देखिए धनी जो गरीब होंगे वो कहाँ धनी रहेंगे, है ना, ये वाला गलत है आपका, यही असत्य है, बाकी सब सही है। बाकी सब आपके सही हैं। भारत निर्माण कार्यक्रम जो है केंद्र सरकार के द्वारा 16 दिसंबर 2005 को प्रारंभ किया गया था, भारत निर्माण कार्यक्रम, ये भी आपका सही लिखा हुआ है।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव नहीं है? कौन सा एक मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव नहीं है? 41 का आपको बताना है। तो देखिए, मुद्रा के अवमूल्यन से आयातकर्ता देश में मुद्रा स्फीति नहीं होती, क्योंकि देश में आयातित वस्तुओं की कीमत बढ़ने के कारण कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर आंसर आपका यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाएगा। इसमें आयातकर्ता देश में मुद्रा अवस्फीति होती है, अवस्फीति होती है। याद रखिएगा, यही वाला आपका प्रभाव नहीं है, बाकी सब आपके हैं। भारत सरकार के द्वारा घोषित एबीसी सूचकांक संबंधित है। भारत सरकार के द्वारा घोषित अगर हम एबीसी सूचकांक की बात करेंगे, इसका संबंध जो आपका है स्वास्थ्य से है, हेल्थ से है। एबीसी सूचकांक का संबंध याद रखिएगा। आंसर आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। एबीसी सूचकांक होता क्या है? अचीवमेंट्स ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन इंडेक्स होता है, इसी को हम शॉर्टकट में एबीसी बोलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौते के प्रमुख 3 स्तंभों में निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है? कौन एक शामिल नहीं है? तो यहाँ पर हम बात करेंगे, निर्यात प्रतियोगिता शामिल है, बाजार पहुंच भी, आंतरिक समर्थन। लेकिन जो डंपिंग रोधी व प्रतिपूरक चुंगियाँ लिखा है ना, यही आपका शामिल नहीं होगा। बाकी सारे के सारे आपके शामिल हैं। किन परिस्थितियों में पूंजीगत लाभ संभव है? आपको बताना है किन परिस्थितियों में पूंजीगत लाभ संभव होता है। 44 नंबर। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा बताइए। यहाँ पर देखिए, जब किसी संपत्ति के मूल्य में प्राकृतिक वृद्धि हो, जब आप कोई रत्न खरीदें और उसकी लोकप्रियता बढ़ने के कारण उसके मूल्य में वृद्धि हो। यहाँ पर विकल्प आपका केवल 2 और 3 सही होगा, पहला नहीं होगा। जब किसी के उत्पाद के विक्रय में वृद्धि होगी, बेचने में थोड़ा होगा लाभ, है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 और 3 वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। पूंजीगत लाभ संभव तभी होगा जब किसी संपत्ति के मूल्य में प्राकृतिक वृद्धि हो, जब कोई रत्न खरीदे और उसकी लोकप्रियता बढ़ने के कारण उसके मूल्य में वृद्धि हो। यहाँ पर आंसर आपका 44 नंबर का सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, री राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक थे। आपको बताना है दी राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक थे। 45 नंबर में आपको बताना है। तो 45 नंबर में इसके लेखक आपके बिपिन चंद्रा है, आपके बिपिन चंद्रा। दी राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया पुस्तक के जो राइटर है, याद रखिएगा। लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम की नई परिभाषा के अकॉर्डिंग बताना है 1 करोड़ से कम निवेश और 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाला उद्योग किस श्रेणी में आएगा? अब समझिएगा, 1 करोड़ से कम निवेश हो और 5 करोड़ से कम अगर टर्नओवर वाला उद्योग है, ठीक है ना। 1 करोड़ से कम निवेश की बात कर रहे हैं और टर्नओवर कितना है एक साल में? 5 करोड़ से अगर कम है तो किस श्रेणी में आएगा? 46 नंबर। और 46 नंबर में आपका आएगा, ये सूक्ष्म उद्योग में आता है। कौन से उद्योग में आएगा? सूक्ष्म उद्योग में आपका आएगा, सूक्ष्म में, छोटा उद्योग होगा सबसे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित संगठनों में से कौन उत्तर प्रदेश में उद्यमियों को उद्योग एवं उद्यम लगाने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करता है? ये करता है आपका उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम करता है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम जो है ये आपका क्या करता है? आर्थिक सहायता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। 48 नंबर में हम बात करेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है इसका शुभारंभ 1952 में हुआ था। नहीं दोस्तों, ये आपका 1951 में हुआ था। देखो, पहली पंचवर्षीय आपकी योजना 1951 से 1956 तक चली थी, है ना। कि 1956 से कहाँ से चलती है? आपकी 1961 से चलती है। 1961 में आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होती है। एक बार तो प्रश्न यही पूछ लिया गया था कि तीसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। ऑप्शन आपके दिए गए थे 1961, 1962, 1960, 1963। तो वहाँ पे 1961 वाला ऑप्शन सही कराया गया था। तो इस तरीके से प्रश्न आपके बन जाते हैं पंचवर्षीय योजना से। हालांकि पंचवर्षीय योजना का काम खत्म हो गया, उसके बाद भी इसके प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बाकी सब सही थे आपके। अगला प्रश्न बताइए, विक्रेता का बाजार है वह है जहाँ, विक्रेता का बाजार वह है जहाँ, विक्रेता का बाजार वह है जहाँ, विक्रेता मतलब बेचने वाला होता है और क्रेता का मतलब होता है खरीदने वाला। ठीक है, एक ऐसा बाजार जहाँ विक्रेता जो है क्रेता से अधिक होते हैं, यानी बेचने वाले ज़्यादा हों खरीदने वाले कम हों, उसे हम क्रेता बाजार कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? क्रेता बाजार कहते हैं। तो विक्रेता बाजार वो है जहाँ पर, है ना, वहाँ पर क्या होगा? मांग से पूर्ति क्या होती है? अधिक होती है। मांग से पूर्ति अधिक होगी जब क्रेता बाजार होगा, और ऐसे बाजार में पूर्ति जो होगी मांग से क्या होगी? अधिक होगी। यानी बेचने वाले जो होंगे ना, वो खरीदने वाले से क्या होंगे? अधिक होंगे। तो उसे हम क्रेता बाजार कहते हैं, है ना। क्रेता बाजार, बेचने वाले जो हैं वो खरीदने वाले से अधिक होंगे। बेचने वाले ज़्यादा लोग हैं, खरीदने वाले कम है, तो क्रेता बाजार होता है। ठीक है, अब ऐसा मत समझिएगा कि खरीदने वाले ज़्यादा होंगे बेचने वाले कम होंगे तो क्रेता बाजार। विक्रेता बाजार में बेचने वाले ज़्यादा होंगे खरीदने वाले कम, नहीं।
तो इसका उल्टा होता है, याद रखिएगा। बेचने वाले जब खरीदने वाले से अधिक होते हैं तो क्रेता बाजार होता है, ठीक है ना। तो मांग से पूर्ति क्या होती है, अधिक होती है। तो ये थोड़ा सा आपका ये काफ़ी पुराना प्रश्न पूछा गया है। केंद्रीय बजट 2021-22 के अकॉर्डिंग पूछा गया था आपसे कि उस समय जो आपके टेक्सटाइल मेगा पार्क जो आपके थे, इनका जो बनाने का जो टारगेट रखा गया था, इनका टाइम पीरियड था 2019 से 2025 तक। और ये आपके थे 7, कितने टेक्सटाइल पार्क बनाने की स्थापित किए जाने की घोषणा की गई थी, 7। ये 2025 तक आपका टारगेट था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपके जो टॉप 50 प्रश्न थे कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर